नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 1 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह 2022 का लास्ट पेपर है। अब 2021 के पेपर शुरू करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बीड़ा। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। बी है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सी है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी। बिहार के पटना एवं गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बुद्ध काल में मगध को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन है, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कारण है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। रोमन साम्राज्य के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। रोम के व्यापारियों ने भारत के सभी भागों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। दक्षिण भारत के साथ रोमन व्यापार के साक्ष्यों के रूप में वहां से रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। मध्ययुगीन काल में नए शासक वर्ग विशेषकर इक़्तिदारों द्वारा नगरों में निवास कर वसूली के स्वरूप में परिवर्तन दस्तकारों और शिल्पकारों का नगरों की ओर क्रमिक प्रवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। इतिहास के अवधिकरण पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। बी है, विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। सी है, विभाजन में उपमहाद्वीप की ओर अपार विविधता की उपेक्षा की गई है। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न की जोड़ी का मिलान कीजिए। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने अपने उपनिवेश देश में नील की खेती करना आरंभ कर दिया था, जैसे फ्रांस ने कैरिबियाई द्वीप समूह में और पुर्तगाल ने ब्राज़ील में, अंग्रेज़ों ने जमैका में और स्पेन ने वेनेजुएला में नील की खेती करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ए है, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। बी कथन है, निज खेती की व्यवस्था में
बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। सी कथन है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मज़दूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, बी एवं सी सही है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन नहीं होता था। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मज़दूरों तथा बड़ी मात्रा में हल और बैलों की जरूरत पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि खेती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 39 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करता है। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में इसका समर्थन और वर्णन नहीं है। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। उन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च और निम्न जैसे अप्राकृतिक युगों में बांट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। बी कथन है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। सी कथन है, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? 40 का सेकंड ऑप्शन सही है, केवल ए और बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया। 1855 ईस्वी में कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून लाने हेतु एक हस्ताक्षरित याचिका सौंपी। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। एक कथन है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। बी कथन है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। लोगों को ऐसी मानसिकता थी कि स्कूल जाने वाली लड़कियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस समय का समाज लड़कियों को घर के अंदर की वस्तु के रूप में ही समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है, रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बी है, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता करने का कोई अधिकार नहीं था। सी है, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 43 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी सत्य हैं। सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लगाया गया। इस एक्ट के द्वारा पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए। पुलिस किसी को भी शक के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जो कि एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष बन गया। जिन्ना और गांधी जी सहित सभी राष्ट्रवादी नेताओं का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है?
ए है जाति, बी है पारिवारिक आय, सी है लिंग, डी है व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का पहला और तीसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु जाति, लिंग, पारिवारिक के आधार पर आरक्षण के रूप में इन्हें अपनाया जाता है। व्यक्तिगत आय इनके लिए कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। दिए गए कथन ए व बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है पृथ्वी का खिंचाव बल और मंडल को बांधे रखता है। बी कथन है बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों गलत हैं। पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को नहीं, पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को नहीं बल्कि इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने वाले पिंडों और वायुमंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। वह चट्टानों से नहीं बल्कि गैस और धूल से बना हुआ है। आंतरिक ग्रहों की तुलना में बाह्य ग्रहों का आयतन अधिक है। इनका घनत्व बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? 46 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, ध्रुवों की ओर है। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। इसलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। स्थलीय नदियों की भांति सागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह धारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। बी प्रमुख यामोत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है तथा बी गलत है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। प्रमुख यामोत्तरों का मान 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बी है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सी है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही हैं। विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, जबकि 65 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश नहीं हैं बल्कि देशांतर कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा एवं तापी। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में नर्मदा एवं तापी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से मिलकर विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जबकि तापी नदी बैतूल के पास से सतपुड़ा से निकलकर सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। महानदी सिंघावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी गैम्बेकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन।
महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बी है, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं। मछलियों के लिए भोजन की उपलब्धता के चलते जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां कोहरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? है स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति। बी है, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में। सी है, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 51 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए, बी तथा सी। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे ही पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र के अध्ययन हेतु स्थान विशेष की जलवायु स्थिति, अधिक वर्षा वाले वन तथा एक छोटा ताल उदाहरण के रूप में उपयोगी सूचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी है, सघन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। सी है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद तथा इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। 52 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा। सभी ए, बी तथा सी सही हैं। जल की उपलब्धता के कारण आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। यदि वायु के किसी मांग के तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए या सापेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो संघनन की दर में भी परिवर्तन हो जाएगा। जेट हवाई इंजन के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। समुद्र तल पर वायु की सभी परतों द्वारा लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। इसे बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कथन है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि जिस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। सी है, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। 54 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही है। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अधिकतर मानव बस्तियां मैदानी उपजाऊ क्षेत्रों में नदियों के किनारे बसी हुई हैं। मानव बस्तियां इस बात को भी दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। मनुष्य द्वारा खेती की शुरुआत करने पर उनके जीवन में स्थायित्व आया और वह स्थायी घर बनाना प्रारंभ कर दिया। पहले मानव एक घुमंतु प्राणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। सी, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी व सी सभी सही हैं। पृथ्वी पर जल निश्चित है, इसमें वृद्धि या कमी नहीं हो सकती है। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी के कुल जल का
97.3% महासागरों, सागरों, खाड़ियों इत्यादि में खारे जल के रूप में है, जबकि केवल 2.7% ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? ए है तांबा, बी है अभ्रक, सी है नमक, डी है चूना पत्थर। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 56 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा केवल ए, बी, सी और डी। खनिजों के बारे में चर्चा के दौरान इन सभी उदाहरणों को उपयोग में लाना चाहिए। तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर इत्यादि सभी खनिज हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ए, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। 57 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 57 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? ए है, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। एक ही इलाके में छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। सी है, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। डी है, विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 58 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बी और डी। विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं। स्कूल में भिन्न जातियों के छात्र विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री या कपड़े इत्यादि किसी शॉपिंग इलाके में भिन्न जातियों या स्थानों के लोगों में वैवाहिक संबंध, विभिन्न धर्मावलंबियों का एक स्थान पर रहना इत्यादि विविधता के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? ए है, महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। सी है, कुछ समुदायों के लोगों को ज़मीन और दूसरा संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। डी है, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से होगा ए और डी। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना जो कि पहले सामान्यतः पुरुषों का कार्य होता था। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा आत्म सहायता गुट बनाना इत्यादि विविधता की स्वीकार्यता के चलन की तरफ संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा ग्राम पंचायत का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। इस अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सुमेल कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को
स्थानीय सरकारों की शक्ति और कार्यों को निर्धारित किया गया है। नोट जारी करना केंद्र सरकार का कार्य है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार का होता है और रत्नागिरी के एक हिस्से को खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? बताइए दोस्तों, कौन लाभ कमाएगा? 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे अधिक लाभ कमाएंगी क्योंकि उनके पास विद्युत चालित आधुनिक मशीनरी, उच्च स्तरीय तकनीक तथा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से होगा समानता। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता पर शासन होता है। इसकी बुनियाद समानता पर रखी गई है। प्रजातंत्र में शासन करने के लिए लोगों द्वारा वोट के माध्यम से समानता का चुनाव किया जाता है। यह वोट का अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव के मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है और बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। 65 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोहरा बोझ। कविता द्वारा चाय की दुकान चलाना तथा घरेलू कार्य करना दो अलग अलग कार्य हैं, इसलिए यह काम दोहरे बोझ की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? 66 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति न देना उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय इस हेतु 5 रिट विधि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण अधिकार, प्रेक्षा निषेध जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार न्यायालयों के पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? 68 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों तथा 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को शामिल किया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार निचली अदालतों से आई हुई अपीलों को सुनना है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार से आशय है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून विषय पर सलाह मांगने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण बी को पढ़ें। ए है इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। बी है आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। सही विकल्प चुनें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। इतिहास में शासक वर्ग वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदिवासियों का एक मूल निवास स्थान होने के कारण उन्हें वनों तक पहुंच का ज्ञान तथा अधिकतर वनों पर उन्हें परंपरागत अधिकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। बी है अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे से जुड़े हुए हैं। 70 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर्विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निदर्शन करने के लिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर्विषयक उपागम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि विषयों के बीच अंतः संबंध और अंतः निर्भरता का निदर्शन किया जा सके। कोई भी सामाजिक विषय निरपेक्ष नहीं है, सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। ए है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, बी है अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, सी है लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, डी है सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। 72 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु तथा लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बच्चों में समाज का ज्ञान आता है जो कि सही और गलत का फैसला करने में निर्धारक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए है छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा, बी है महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा, सी भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, डी है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा। और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 73 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प, तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है, एक कहानी कथन का, बी रोल प्ले का, सी स्रोत पद्धति का, डी मुक्त परिप्रश्न का। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 74 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। किसी संस्कृति के बारे में छात्रों में जिज्ञासा जगाने हेतु उस संस्कृति के शिल्प, तथ्य और लोक कलाओं का प्रयोग करना स्रोत पद्धति का तथा मुक्त परिप्रश्न का उदाहरण है। स्रोत पद्धति अतीत की घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ए है परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, बी है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीकी से, सी है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, डी है स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से। सही निम्न में से सही विकल्प चुनें। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? 76 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों
की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वह छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करें। लोकतंत्र का आधार ही स्वतंत्रता एवं समानता के बिना किसी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? 77 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, परियोजना विधि। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता एवं सजीवता आती है। यह विधि बालक को स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? 78 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शिक्षार्थियों कैंप की तस्वीर चित्र। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए कक्षा में दिल्ली के पुराने किले में 1948 के शरणार्थियों कैंप के तस्वीर चित्र को प्राथमिक एवं विश्वसनीय स्रोत के रूप में ला सकते हैं। गदर फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान, उपन्यास और तमस कहानी में कुछ कल्पनाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? ए है, छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं। बी है, छात्रों के प्रश्न काल का समय शिक्षक के प्रश्न काल के समय के अनुपात में अधिक है। 79 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सी है, कक्षा में चर्चा किए विषयों पर प्रमाण उपलब्ध कराना। डी है, शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 79 का सेकेंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है? ए है, श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित कर। बी है, वेतन पर सरकारी विवरण। सी है, श्रम कानून संहिता। डी है, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन कीजिए। 80 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को वेतन दरें सिखाने के लिए श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना, वेतन पर सरकारी विवरण तथा श्रम संहिता इत्यादि सूचनाएं अति प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। कथन बी है, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। 81 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? ए है, क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? बी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। 82 का सही विकल्प का चयन कीजिए। 82 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 82 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत
धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए है सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण आर है छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 84 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। ए है विश्लेषण तथा चर्चा, सी बी है सारांश तथा निष्कर्ष, सी है शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, डी है वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, ई है सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 85 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सी डी ए बी तथा ई। परियोजना रिपोर्ट का निम्नलिखित क्रम होता है। शोध प्रश्न के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष और सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? 86 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन से होगा शिक्षक का मार्गदर्शन। किसी परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन को सबसे कम महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट के नियम पूर्व निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। 87 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मूल्यांकन। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है, क्योंकि इसमें अधिनियम से पूर्व के गरीबी के आंकड़े तथा अधिनियम के बाद के गरीबी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? 88 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या होता है? अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल क्या होता है? इस प्रश्न में संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन किया जाता है। संकल्पनात्मक ज्ञान का संबंध सीखने वाले के मस्तिष्क में संकल्पनाओं के निर्माण एवं विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? 89 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। ए शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। बी है छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। सी है आकलन की बहुविधि रणनीति का प्रयोग करना। डी है आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन यह निश्चित करता है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए तथा आकलन की बहुविधि रणनीतियों का प्रयोग किया जाए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।